सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज दोनों टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। सो पहले आप ये डायग्राम देखो और डायग्राम से कॉन्सेप्ट समझो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। देखो, छोटे से छोटा बिजनेस भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। तो एक स्मॉल बिजनेस भी ट्रैक रखता है कि उसके बिजनेस में फंड्स के कैसे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हो रहे हैं। Even a small business keeps track of that. Similarly, कंट्री, इतना ह्यूज कंट्री, क्या ये अपने फंड्स के इनफ्लो एंड आउटफ्लो का ट्रैक नहीं रखेगी? ऑफ कोर्स, अ कंट्री विल आल्सो कीप ट्रैक ऑफ द मनी विच इज फ्लोइंग इन द कंट्री। तो विदेशों से हमारे कंट्री में पैसे आ रहे हैं एंड हमारे कंट्री से पैसे जा भी रहे हैं। So some funds are coming to our country and some funds are going outside our country. इतना import, export, इन्वेस्टमेंट्स, इतने सारे पैसों की मूवमेंट्स हो रही है। सो इस मूवमेंट को हम लोग ट्रैक करने के लिए बनाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इन शॉर्ट क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पेमेंट आप देखोगे, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है। किनके बीच का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन? द रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री। रेसिडेंट्स बोले तो रहने वाले लोग, जैसे हम लोग इंडिया के रेसिडेंट्स है, एंड द रेसिडेंट्स ऑफ एनी फॉरेन कंट्री। तो इंडिया का बाकी देशों के साथ कितना पैसों का लेन देन हुआ, कितने पैसे बाहर आउटफ्लो हुए एंड कितने पैसे हमारे कंट्री में इनफ्लो हुए, अगर इसका आप रिकॉर्ड बनाओगे फॉर वन गिवन पीरियड, एक साल का होता है, तो उस रिकॉर्ड को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो ये हो गई उसकी डेफिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब जो नेक्स्ट पे जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। वो है कंपोनेंट। तो अगर आप देखोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ इस तरीके का दिखता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो पहला पार्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट, एंड जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। जस्ट लाइक नॉर्मली अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में प्रॉफिट एंड लॉस और नीचे में बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है। अलग से एक बैलेंस शीट बनता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। सिमिलरली यहाँ पे करंट अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट ना बोल के कैपिटल अकाउंट बोल रहे हैं। कॉन्सेप्चुअली वही है। इफ एसेट्स और लायबिलिटीज आर चेंजिंग तो उसे हम नीचे वाले पार्ट यानी कि कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, और अगर एसेट लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है तो उसे हम ऊपर वाले पार्ट में दिखाएंगे, यानी कि रेवेन्यू आइटम्स ऊपर दिखेंगे और कैपिटल आइटम्स नीचे दिखेंगे। ध्यान रहे कि आपको फ्लो ऑफ फंड्स के हिसाब से दिखाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू लुक एट द फर्स्ट आइटम। अगर हम लोग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स? एक्सपोर्ट का मतलब होता है कंट्री से गुड्स बाहर चले गए। अगर कंट्री से गुड्स बाहर चले गए तो पैसे तो कंट्री में आएंगे। तो इसका मतलब पैसों का फ्लो किधर हो रहा है? पैसों का फ्लो हमारे कंट्री में हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसे रिसीट साइड में दिखाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम लोग इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में बात करें तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब ब्रिंगिंग गुड्स टू आवर कंट्री, विदेशों से गुड्स खरीदना, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। तो गुड्स तो आया बट पैसे कहां गए? पैसे फॉरेन चले जाएंगे, पैसे विदेशों में चले जाएंगे। दैट इज व्हाई वी विल शो इट ऑन द पेमेंट साइड। तो हमें फंड्स के फ्लो के अकॉर्डिंग पेमेंट या रिसीट साइड में एंट्री दिखानी है। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा बेसिकली। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कि इसमें से क्वेश्चंस क्या बनेगा। एक आपको वो लोग पूछ सकते हैं कि आप कंपोनेंट बताइए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। तो आप कंपोनेंट नंबर 1 बताओगे करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? ए नंबर आता है गुड्स, बी नंबर आता है सर्विसेज, सी नंबर आता है यूनिलैटरल पेमेंट्स, और डी नंबर आता है इनकम्स। ठीक है। तो ये हो गया 1A 1B 1C 1D, ये चार कंपोनेंट्स आप बताओगे। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया सिर्फ नाम लिख कर आओगे। फिर आप बताओगे करंट अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया ना, बस आपको नाम लिखकर आ जाना है, दैट्स इट। बट अगर डिटेल में एक्सप्लेन करने को बोले तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं आपको टेक्निक समझा देता हूं। ठीक है। मेरे नोट्स में वो सब गिवन है।
बट अभी मैं नोट से रीड नहीं करने वाला, मैं आपको टेक्निक सिखा दे रहा हूं कि आप कैसे लिखोगे। देखो सपोज आपसे पूछा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मैं आपको देखो आंसर कैसे करना है वो बता रहा हूं, ठीक है। एक्सपोर्ट पूछे या इंपोर्ट पूछे, दैट्स नॉट अ बिग डील। आंसर कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। चार चीजें ये आप थोड़ा लिख करके रखना। जिनके पास मेरा बुक है वो भी ये लिख के रखे, जिनके पास मेरा बुक नहीं है तो आप ले सकते हो, और नहीं भी ले रहे हो तो भी आप लिख सकते हो। आपको क्या लिखना है देखो मैं बता रहा हूं, आप सबसे पहले इस चीज का आंसर करना, आप बोलना व्हाट इट इज, ठीक है। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, पहले ये बताना। तो सपोज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का बात कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द कंट्री टू आउटसाइड द कंट्री। अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता तो बाइंग द गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री टू आवर कंट्री। तो पहले आप बता दिया व्हाट इज इट। नेक्स्ट आप बताओगे इंपैक्ट ऑन द फंड्स। नेक्स्ट आप बताना इंपैक्ट ऑन द फंड्स, कि इसका फंड्स पे क्या इंपैक्ट होगा। देखो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फंड्स कंट्री में आएंगे, अगर आप खरीद रहे हो तो फंड्स कंट्री से बाहर जाएंगे। तो आप फंड्स की मूवमेंट बता देना कि इसकी वजह से फंड्स का मूवमेंट कैसा होगा। नेक्स्ट आप बता देना नंबर 3 कि विच अकाउंट, कौन से अकाउंट में इसको शो करेंगे, कौन से अकाउंट में शो करेंगे, करंट अकाउंट में शो करेंगे या नीचे वाले कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। और फोर्थ आप बता देना विच साइड, पेमेंट साइड या रिसीट साइड। तो ये तो पैसों की मूवमेंट पे डिपेंड करेगा विच साइड। अगर आपने ये चार बातें एक एक लाइन में लिख दिया तो आपका 4 लाइन का एक एक शॉर्ट नोट बन जाएगा। आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा या 1 मार्क के लिए पूछा तो आपके लिए काफी है, ठीक है। बस आपको मेंटली ये रेडी रखना है कि मैं कौन सा 4 बात लिखने जा रहा हूं, आपको बस वो मेंटली याद रखना है, ठीक है। शॉर्ट नोट मेरे नोट्स में गिवन है, बट आपको मेंटली ये रेडी रखना है, ठीक है। जैसे कि मैं अब आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ हाउ विल यू आंसर। मान लो आपको आया यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट्स, आपको क्वेश्चन आया एक्सप्लेन या राइट अ शॉर्ट नोट, 2 मार्क्स का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ये क्या होते हैं यूनिलैटरल? यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड पेमेंट होंगे, बदले में कुछ मिलने नहीं वाला। एग्जाम्पल हो गया गिफ्ट्स, ठीक है। तो मेरा दोस्त रहता है फॉरेन में, ठीक है ना, मेरा दोस्त रहता है फॉरेन में, वो दुबई में जॉब कर रहा है। तो मैं, उसकी बर्थडे आ रही है तो मैं उसे कुछ पैसे भेजना चाहता हूं ताकि वो एंजॉय करे अपनी लाइफ को। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसकी बर्थडे आ रही है, ठीक है, तो मैं उसे मनी ट्रांसफर कर रहा हूं, वन साइडेड, ठीक है। तो वन साइडेड मनी ट्रांसफर या वन साइडेड ट्रांसफर हो रहा है। तो पहले आप बता देना व्हाट इट इज, ठीक है। आप पहले बता दो ये है क्या। यूनिलैटरल 2 साइडेड नहीं होते, बदले में कुछ नहीं आएगा, इट इज जस्ट वन साइडेड। गिफ्ट्स, डोनेशंस, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सब एग्जांपल्स हो गया, ठीक है। तो आप डोनेशन दे रहे हो, चंदा दे रहे हो फॉरेन में, ठीक है ना, वॉर वॉर होता रहता है उसके लिए, किसी भी कारण से आप पैसा बाहर भेज रहे हो, तो पहले आप वो समझा दो। फिर आप बताओ कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। इंपैक्ट ये होगा कि फंड्स विल फ्लो आउट ऑफ द कंट्री। इंपैक्ट क्या होगा? फंड विल फ्लो आउट ऑफ द कंट्री। फिर आप बताना कौन से अकाउंट में दिखाना है। अब ये क्या कोई एसेट लायबिलिटी की बात हुई? क्या आप जो पैसे भेज रहे हो ये आपका कोई एसेट हो गया या कोई लायबिलिटी हो गई क्या? नहीं, इट्स जस्ट अ पेमेंट। तो फिर इसे करंट अकाउंट में दिखाएंगे। अच्छा, करंट अकाउंट में कौन से साइड में दिखाएंगे? तो पैसा बाहर गया है ना, तो पेमेंट साइड में दिखाएंगे। तो ये 4 बातें इस तरीके से आपको कवर करनी है। गुड्स मैंने समझा दिया, यूनिलैटरल मैंने समझा दिया। सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज होता है नॉन फिजिकल प्रोडक्ट। गुड्स होता है फिजिकल प्रोडक्ट, सर्विसेज होता है नॉन फिजिकल प्रोडक्ट। अच्छा, ये इनकम पेमेंट और इनकम रिसीट्स क्या है? तो देखो सपोज मेरा फ्लैट है अमेरिका में, मैंने एक फ्लैट बाई कर रखा है, और वो फ्लैट मतलब वहां मैं एक ब्रोकर को अपॉइंट करके आया हूँ, वो ब्रोकर ने मुझे फ्लैट में टेनेंट दिलवा दिया है, वहां कोई रेंट पे रहने आया है, ठीक है ना। तो मेरा फ्लैट है अमेरिका में, ब्रोकर ने मुझे वहां पे एक क्लाइंट दिलवा दिया है, एक टेनेंट दिलवा दिया है, एक रेंट पे रहने वाला दिलवा दिया। तो अब मुझे मंथली मंथली क्या होने वाला है? मुझे मंथली मंथली इनकम होने वाला है, तो उसे कहते हैं इनकम रिसीट्स, मेरे पास आएंगे पैसे, ठीक है। तो फॉरेन में मेरा फ्लैट है, वहां से मुझे पैसे आएंगे, तो अमेरिका से पैसा इंडिया आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है? इट्स एन इनकम, ठीक है। ऑपोजिट सिचुएशन भी हो सकता है, मैं दिल्ली जा रहा था, ठीक है, रहने के लिए, 1 महीने के लिए मैं दिल्ली जा रहा था। अब तो दिल्ली में मुझे 1 महीने के लिए फ्लैट चाहिए, तो मुझे फ्लैट दिखा, बट वो फ्लैट का मालिक ना दुबई में रहता है, तो वो फ्लैट का मालिक दुबई में रहता है, तो मेरा रेंट कहाँ पेमेंट होगा? ये इनकम पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। वो इनकम है फ्रॉम दैट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू।
और ये पेमेंट है, बट तो मनी विल फ्लो आउट ऑफ द कंट्री। तो ऐसे ना आपको लॉजिकली, ये कोई बहुत ऐसा चीज नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा, इसमें ना माइंड अप्लाई करना है। बैक बेंचर्स के लिए ये सब अच्छा टॉपिक है, क्योंकि माइंड अप्लाई करना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्मार्टनेस थोड़ा होना चाहिए बस। तो आप समझ जाओगे फिगर्स की मूवमेंट कैसी हो रही है, ठीक है। बाकी मैंने बुक में लिख के दिया है, ठीक है, जिनको बुक चाहिए तो वो नीचे लिंक से जाके पा सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पे अगर व्हाट्सएप नंबर दिखा रहा है तो उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप बुक के लिए मांग सकते हो, ठीक है, फिजिकल डिलीवरी हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। तो कैपिटल अकाउंट में आपको सीधा नोट से कराता हूँ, ठीक है। आइए कैपिटल मूवमेंट्स को समझते हैं। तो कैपिटल की मूवमेंट जो है वो हम लोग कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एसेट्स या लायबिलिटी इंपैक्ट होगा। तो कितने तरीकों से हो सकता है, काफी तरीके हैं, जैसे कि मैंने नंबर 1 में लिख के दिया है। अगर हमारे कंट्री में लोन लिया जा रहा है, ठीक है, वी टेक लोन फ्रॉम फॉरेन बैंक्स, फॉरेन मनी लेंडर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, उनसे अगर हम लोग लोन ले रहे हैं तो लोन लेने से लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो लायबिलिटी बढ़ जाती है तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। किस साइड आएगा? रिसीट साइड में आएगा, क्योंकि पैसे तो कंट्री में आ रहे हैं ना। आप लोन ले रहे हो तो लोन लेने से इसमें क्या होगा, कंट्री में इनफ्लो होगा, पैसों का इनफ्लो होगा, आप लोन ले रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है हम लोग लोन के पैसे वापस ले रहे हैं, रिसीव, वी मे रिसीव पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। मतलब इंडिया वालों ने पहले लोन दिया था, सपोज श्रीलंका को हमने लोन दिया था, इंडिया वालों ने श्रीलंका को लोन दिया था, अभी श्रीलंका वाले वापस कर रहे हैं, तो वी आर रिसीविंग, तो अगेन इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। जो हमने पहले लैंड किया था ना लोन, वी हैड अर्लियर लेंट अब्रॉड, नाउ दैट मनी इज कमिंग बैक। तो इनफ्लो तो हो रहा है, बट ये किस नेचर का है? जब हमने लोन दिया था तो वो हमारे लिए एसेट था, क्योंकि हमें इंटरेस्ट की इनकम होती। अब वो वापस कर रहे हैं तो हमारा एसेट कम हो जा रहा है। तो देखो, एसेट बढ़े या घटे, लाइबिलिटी बढ़े या घटे, वो मैटर नहीं करता, एसेट लाइबिलिटी इंपैक्ट हो रहा है वो मैटर करता है, और ये हमारे अगेन कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनेगा, ठीक है। अगर आप अक्वायर कर रहे हो एसेट इन अ फॉरेन कंट्री, आप दुबई जाके फ्लैट खरीद रहे हैं, अमेरिका में फ्लैट खरीद रहे हैं, इंग्लैंड में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो अगेन आपकी एसेट जो है वो बढ़ रही है, फॉरेन एसेट्स बढ़ रहे हैं, बट इसके चलते मनी का आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो होगा तो आप पेमेंट साइड में दिखाओगे, दिस लीड्स टू आउटफ्लो। जिनके पास मेरा नोट्स है प्लीज आपकी थोड़ा नोटिंग करते हुए चलना, ठीक है। जितना मैंने इसमें दिया है काफी है, आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ, एक्स्ट्रा मत पढ़ो, जितना है बहुत कॉम्पैक्ट करके मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट आता है चेंज इन गोल्ड रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व होता है, ये सब भी एसेट्स होते हैं, ठीक है। कंट्री हमारी जो आरबीआई है ये गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज खरीदती बेचती रहती है, रेट्स को मेंटेन करने के लिए, डिमांड सप्लाई को बैलेंस करने के लिए हमेशा बाई सेल करते रहते हैं। सो दीज आर ऑल्सो एसेट्स, ठीक है। जब बढ़ेंगे तो एसेट्स का बढ़ना होगा, जब घटेंगे तो एसेट्स का घटना होगा। तो इन शॉर्ट एसेट एंड लायबिलिटी जब भी इंपैक्ट होते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम लोग कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। अगर इनफ्लो हो रहा है तो वो रिसीट साइड में दिखेगा, अगर आउटफ्लो हो रहा है तो वो पेमेंट साइड में दिखेगा। फिर कैपिटल मूवमेंट्स को भी ना दो हिस्सों में बांटा गया है। जो फंड्स हमारे कंट्री में आ रहा है वो दो कैटेगरीज में आ रहा है। देखो, एक आता है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरेन से पैसा आ रहा है ना, वो इंडियन बिजनेसेस को अक्वायर करने के लिए आ रहा है, वो इंडियन बिजनेस को खरीदने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो सपोज कोई इंडियन बिजनेस है एंड लेट्स से फेसबुक, फेसबुक हमारे जो मीटा बन गया है ना अभी, तो वो मीटा जो है वो इंडियन बिजनेस को टोटली एक्वायर कर लेगा, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये पैसा जो आता है ये बेसिकली अक्वायरिंग द कंट्रोल ओवर द बिजनेस, उसके पर्पज से आता है। तो जब पूरा बिजनेस आप टेक ओवर करना चाहते हो, ये क्या है, टेक ओवर जब करना चाहते हो, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक और पैसा है जो आता है इंडिया में, बट वो टेक ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता, उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जैसे शेयर्स खरीदना, ठीक है। अब मैं एप्पल का शेयर खरीद रहा हूं अमेरिका में, जो एप्पल कंपनी है या गूगल है या फेसबुक है या माइक्रोसॉफ्ट है, मैं इनके शेयर्स खरीद रहा हूं, या वो हमारे देश की किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, मतलब कैसे भी पैसा बाहर जाए या अंदर है। बट व्हाट इज द इंटेंशन? क्या मैं एप्पल पूरा टेक ओवर कर लूंगा? नो, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। बट मैं क्यों खरीद रहा हूं? मैं खरीद रहा हूं कि उसका जो ग्रोथ होगा ना, उस शेयर्स में वैल्यू में जो ग्रोथ होगी वो मुझे मिले। तो मैं टोटली
इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहा हूं, मुझे डिविडेंड इनकम चाहिए, मुझे शेयर्स में ग्रोथ चाहिए, इसलिए खरीद रहा हूं, मैं कंपनी का टेक ओवर नहीं करना चाहता। तो इसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो चाहे हम लोग इंडियन लोग विदेशी कंपनी के शेयर्स खरीदे या वो लोग हमारे कंपनी में थोड़ा सा हिस्सा खरीदे, अब देखो जैसे वो 5% हिस्सा खरीदते हैं तो 5% में क्या ही हो जाएगा, टेक ओवर थोड़ी कर लोगे कंपनी। बट एफडीआई में क्या होता है ना, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आप 75% से ज्यादा खरीद लेते हो तो बेसिकली कंपनी का पूरा राइट्स ही आपके पास आ गया, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो दिस वाज कैपिटल मूवमेंट। नाउ बैक टू द स्लाइड्स। अभी देखना, अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं। एंड नाउ द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। 1 मार्क के लिए पूछ सकता है, ठीक है, सेक्शन ए में आ सकता है। देखो जब आप पेमेंट साइड का टोटल करोगे तो हो सकता है टोटल कम्स टू 700, हो सकता है। और जब रिसीट साइड का टोटल करोगे तो हो सकता है रिसीट इज ओनली 500। तो जब आपका पेमेंट ज्यादा हो जाता है तो इसे हम कहते हैं डेफिसिट। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं डेफिसिट। डेफिसिट जब पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट्स। एक सरप्लस भी हो सकता है, ठीक है, सरप्लस भी हो सकता है। वो कब होगा? जब आपके रिसीट्स ज्यादा होंगे पेमेंट से, वो भी हो सकता है। और एक होता है बैलेंस्ड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, एक बैलेंस्ड भी हो सकता है। बैलेंस कब होगा? जब दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 सिचुएशन अराइज हो सकती है, तो तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो जाएगी, उसे हम कहेंगे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। लाइक मैंने जो एग्जांपल दिया, मैंने यहाँ पे 700 बोला और यहाँ पे 500 बोला, तो आपको खर्चा 700 का हो रहा है, मतलब पैसे देश से 700 जा रहे हैं और कंट्री में आ रहे हैं ओनली 500। तो मैंने एग्जाम्पल दिया डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, सॉरी मैं अभी करंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मैंने एग्जांपल दिया, मेरे एग्जांपल में बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज डेफिसिट, व्हिच मींस इन द करंट अकाउंट द पेमेंट साइड इज मोर एंड द रिसीट साइड इज लेस। तो इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? मान लो आपने यहाँ पे 500 लिखा और यहाँ पे 300 लिखा, तो अगेन वही सब बातें हो सकती है कि आप आइदर डेफिसिट में हो सकते हो या सरप्लस की भी सिचुएशन होती है, और या फिर बैलेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल में भी देयर इज डेफिसिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट आल्सो, देयर इज डेफिसिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट आल्सो। तो टोटल को बोलते हैं बैलेंस, ठीक है ना। जब आप टोटल करते हो तो 3 सिचुएशन हो सकती है, उसे टोटलिंग वाले को हम लोग बोलते हैं बैलेंस। एक फॉर्मल डेफिनेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के दिया है, ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिनके पास बुक है बुक में लिखा हुआ है, बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो कि 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, उससे ज्यादा आना नहीं चाहिए, ठीक है। बट देख लो क्या मैं बता रहा हूँ। देखो हमने यहाँ पे कितना पकड़ा था? 700 टोटल, और यहाँ पे 500, राइट। बट अभी तो अधूरी कहानी है, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है ना, अभी कैपिटल अकाउंट बाकी है। तो करेंटली वी आर इन डेफिसिट। करेंटली करंट अकाउंट का बैलेंस आपसे कोई पूछेगा, आप बोलोगे यार करंट अकाउंट का ना 200 नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। 200 नेगेटिव बैलेंस कैसे? 700 का खर्चा और रिसीट्स है 500 का, तो जो बैलेंस है वो 200 का आ रहा है, 200 नेगेटिव बैलेंस। सो आपका 200 का नेगेटिव बैलेंस आया। बट अभी तो पिक्चर बाकी है ना, अभी कैपिटल अकाउंट में क्या पता हमें प्रॉफिट हो जाए। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट देखते हैं 500 एंड 300। ओ नो, हमें फिर से लॉस हो गया, ठीक है, इसमें भी लॉस हो गया। तो एक बार ना थोड़ा क्लियर कर देते स्क्रीन। सो अगर आप बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट देखोगे भाई, उसमें भी लॉस है, उसमें भी लॉस है। सो अब क्या किया जाए? हमारा जो रिसीट साइड है वो तो मिला जुला कर 800 आ रहा है, और खर्चे हम लोग कर रहे हैं 1200 के। हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी आर अर्निंग ओनली 800 एंड स्पेंडिंग 1200? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 400 और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, कहीं से तो लाना पड़ेगा। हम लोग बोरो करेंगे और क्या, लोन लेंगे, वी विल टेक लोन, बट वी हैव टू अरेंज दिस, वी हैव टू अरेंज दिस। आप समझ रहे हैं? तो एक चीज समझना, ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे थे ना, चाहे वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो, चाहे वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो, चाहे वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल पेमेंट, यूनिलैटरल रिसीट्स, या कोई भी, ये सब जो हो रहे थे ना, ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे थे,
जिसके चलते हम लोग डेफिसिट में आए, उन सबको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंटली चल रहे थे। बट ये जो मैंने 400 का ट्रांजैक्शन यहां लिखा, ये ऑटोनॉमस नहीं है, ये अपने आप नहीं हुआ, ये पर्पसली मैंने किया है बैलेंस करने के लिए। तो इसको क्यों किया गया? इसको किया गया है टू बैलेंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसको मैंने पर्पसली किया है, तो इसे हम लोग दो नाम से बोल सकते हैं। वी कैन कॉल इट अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एडजस्टिंग ट्रांजैक्शन। जनरली बुक्स में अकोमोडेटिंग वर्ड मेंशन रहता है, ठीक है। तो आप समझ जाओ, पेमेंट आपका ज्यादा हो रहा था, रिसीट्स आपके कम हो रहे थे, तो आपको एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ा। और ये लोन किस पर्पज से लिया हमने? बैलेंस करने के लिए। तो बाकी सारे ट्रांजैक्शंस हो गए ऑटोनॉमस, और ये आखिरी वाला जो 400 है ये हो गया अकोमोडेटिंग। बाकी सारे ट्रांजैक्शन जो है ना, जब हम लोग टोटल करते हैं तो लाइन बनाते हैं, बाकी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं अबव द लाइन, और ये वाला ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग है, बिलो द लाइन। ये डिफरेंस में लिखा रहता है, ठीक है। ये देखो, ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, या 1 मार्क में भी आ सकता है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि उससे ज्यादा आएगा, मेरे नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप करके चलना। बिलो द लाइन ये मैंने आपको समझा दिया, अबव द लाइन भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो एक बार के लिए इसको भी आप देख लेना, 2 पॉइंट्स काफी है। अब एक चीज समझना, ये जो हमारा गुड्स वाला है ना, गुड्स को हम लोग बोलते हैं विजिबल ट्रांजैक्शन, ठीक है। दिस इज विजिबल आइटम, गुड्स वाला, चाहे एक्सपोर्ट हो रहा हो या इंपोर्ट हो रहा हो, इन्हें हम कहते हैं विजिबल। दिस इज कॉल्ड विजिबल। और सर्विसेज वाले जो होते हैं, यूनिलैटरल वाले जो होते हैं, वो होते हैं इनविजिबल, ठीक है ना। तो विजिबल हम लोग गुड्स के ट्रांजैक्शन को बोलते हैं। नाउ इफ यू विल सी कि ये जो विजिबल ट्रांजैक्शन है ना, मतलब गुड्स, चाहे आप उनका एक्सपोर्ट करो या आप उनका इंपोर्ट करो, अगर आप सिर्फ गुड्स का हिसाब कर रहे हो, नथिंग एल्स, नो सर्विसेज, नो यूनिलैटरल ट्रांसफर, नो इनकम, नथिंग, सिर्फ आइटम नंबर 1 गुड्स, सिर्फ उसका अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी सिर्फ आइटम नंबर 1 उसका अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, दैट्स कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बाकी चीजें आ जाएंगी तो उसे हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? ओनली गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली गुड्स, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। समझ रहे हो? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये नैरो कॉन्सेप्ट है, दूसरा वाला वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ विजिबल आइटम आ रहा है, बाकी में विजिबल भी आएंगे और इनविजिबल भी आएंगे, ठीक है। इसमें कैपिटल अकाउंट की जरूरत नहीं है पहले वाले में, दूसरे वाले में कैपिटल अकाउंट भी बनता है, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है। एक बार देख लेना, 2-3 मार्क्स का आ सकता है। यहाँ ऊपर मीनिंग है, नीचे डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस आया हुआ है, आप देख सकते हो, डिफरेंसेस आया हुआ है यहाँ पे। 2017 में आया, 2005 में आया, क्या पता आपके वाले में भी आ जाए, तो एक बार देख लेना, ठीक है। कमिंग टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। आपके बुक में आई डोंट नो कितना नंबर दिया है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज द लास्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। अच्छा, अनफेवरेबल किसे कहते हैं? डेफिसिट को। डेफिसिट को बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अनफेवरेबल। सरप्लस को बोलेंगे फेवरेबल। मतलब जब पेमेंट ज्यादा हो जाता है ना, पेमेंट ज्यादा हो जाता है रिसीट से, उसे कहते हैं डेफिसिट। तो आपको पूछ सकता है व्हाट आर द कॉजेज। अब देखो, इको में 6 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है ना। इको में 6 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन आएगा नहीं, और फॉरेन एक्सचेंज भी इंक्लूडेड है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत ज्यादा पूछेगा। बट 6 मार्क्स का भी अगर आ जाए तो आपको 4 पॉइंट्स बताना पड़ता है। इको में फॉर 6 मार्क्स वी हैव टू गिव 4 पॉइंट्स। तो बुक्स में और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ 4 दिए हैं, बिकॉज 4 इनफ है। आपको इंडिविजुअली नहीं पूछेगा, आपको मैक्सिमम वो 2 या 3 पॉइंट पूछेंगे, ये 4 मैंने यहाँ पे दिया है, काफी है, ठीक है, इतना काफी है। जिनको करना है एक्स्ट्रा वो कर सकते हैं बुक से, बट इतना एग्जाम के लिए काफी है। तो अभी देखो, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट आर द कॉजेस फॉर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। एडवर्स यानी कि अनफेवरेबल, यानी कि डेफिसिट। तो एडवर्स क्यों हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट? क्यों हमारा पेमेंट्स जो है, क्यों हमारे पेमेंट जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, क्यों हमारी रिसीट्स जो है वो कम हो रही है, व्हाई? उसका कुछ रीजंस डिस्कस करते हैं।
सो नंबर वन रीजन कैन बी फॉल इन फॉरेन डिमांड। अगर फॉरेन वाले हमारे गुड्स खरीदेंगे नहीं तो पैसे हमारे पास आएंगे नहीं, दिस कैन बी वन रीजन। सेकेंड हो सकता है इन्फ्लेशन। देखो अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन होगा तो प्रोडक्ट्स महंगे बनेंगे ना, और महंगे प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा फिर हमारे देश का? चाइना में सस्ता मिलता है तो चाइनीज गुड्स बिकते हैं। हमारे देश में अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे देन वी कैन कॉम्पीट, बट अगर इन्फ्लेशन रहेगा तो फिर महंगे गुड्स बनेंगे, महंगे गुड्स फिर कोई खरीदेगा नहीं ना, चाइना का सस्ता वाला ले लेंगे लोग। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, देखो जब कोई देश डेवलप करता है तो उसके पास तो टेक्नोलॉजी है नहीं, तो टेक्नोलॉजी तो खरीदनी होगी ना, अमेरिका से खरीदनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी, फ्रांस से खरीदनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी, जापान से खरीदनी पड़ेगी, चाइना से खरीदनी पड़ेगी। तो जो ऑलरेडी डेवलप कर गए तो उनसे टेक्नोलॉजी हमें लेना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने क्या क्या किया, उनके पास वो एक्सपर्टीज है, उनके पास वो नॉलेज है, वी नीड टू बाय दैट। और बाई करेंगे तो पैसा होगा आउटफ्लो, दैट इज वाई ये तो आउटफ्लो ही हो रहा है ना, पैसा आउटफ्लो हो रहा है। तो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, लोग देखा देखी करते हैं, कॉपी करते हैं फॉरेन वालों का लाइफस्टाइल, उनका घर, उनका गाड़ी, उनका जीने का तरीका। अगर गरीब देश भी अमीर देश वालों की कॉपी करना शुरू कर दे तो यहां तो वो सब मिलता नहीं है ना, हमें फॉरेन से मंगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। अगर लोगों को उन्हीं के जैसा बन के रहना है तो फिर उन्हीं का सामान खरीदना पड़ेगा, जैसे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, और इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो पैसों का आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ मेजर्स देखते हैं कि इसको करेक्ट कैसे करेंगे, हाउ डू वी करेक्ट दिस। सो करेक्ट कर सकते हैं डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन करके। मैं फॉरेन एक्सचेंज का टॉपिक अभी इसके बाद कराऊंगा, तो फॉरेन एक्सचेंज में मैं इसका मीनिंग समझा दूंगा। अभी के लिए आप इतना बात मान के समझो कि इन दोनों का मतलब ये होता है कि रुपी की वैल्यू को कमजोर किया जाएगा। मैं इन दोनों टॉपिक्स को अभी फॉरेन एक्सचेंज में समझाने वाला हूं। अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उसको डिस्कस करके, बट मैं आपको शॉर्ट में बोल रहा हूं, आप बस इतना मान के रखो कि रुपी जो हमारी करेंसी है उसको कमजोर किया जाएगा। सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि डॉलर मजबूत हो जाएगा। रुपी अगर कमजोर हो रहा है तो एक कमजोर हो रहा है तो दूसरा मजबूत हो रहा है, तो इससे इंपोर्ट्स विल बिकम डिफिकल्ट। इससे बाहर देश का गुड्स खरीदना डिफिकल्ट हो जाएगा। ये जो लोग डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में खरीद लेते हैं ना, कुछ भी फॉरेन से मंगा लेते हैं, वो कम हो जाएगा। फॉरेन से कुछ भी मंगाना महंगा पड़ेगा, तो अपने आप पैसे जो आउटफ्लो हो रहे हैं ना वो रुक जाएंगे फिर। सेकंड है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली इंपोर्ट कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि करेंटली देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ एसी, रेफ्रिजरेटर्स, इन सब चीजों पे करेंटली रेस्ट्रिक्शन है, नहीं मंगा सकते फॉरेन से। तो मंगा ही नहीं पाएंगे तो फॉरेन में पैसा जाएगा नहीं, तो इससे इंपोर्ट कम होगा तो पैसे कम जाएंगे। और लास्ट है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन कर सकता है सब्सिडीज दे करके, उनके लिए लीगल रेस्ट्रिक्शंस कम करके, एक्सपोर्ट पे टैक्स घटा करके एक्सपोर्ट्स को बूस्ट अप कर सकती है गवर्नमेंट। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो नेचुरली इंडिया में इनफ्लो बढ़ेगा फिर फॉरेन फंड्स का। तो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज पे लेकर चलता हूँ। सो नाउ लेट अस डिस्कस फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर। बहुत सिंपल सा और छोटा सा चैप्टर है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन करेंसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, सो इंडियन रुपी को छोड़ के बाकी दुनिया की सारी करेंसी हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। अब इसको आप प्रोडक्ट की तरह मान लेना, ठीक है, जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तो बिकता है, तो उसे हम कहते हैं मार्केट। तो ये बिकता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। फॉरेन एक्सचेंज इज अ मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ मार्केट वेयर वी कैन बाय फॉरेन करेंसीज। ठीक है, और जब भी कोई चीज किसी मार्केट में बिकेगी तो कुछ तो प्राइस होना चाहिए, तो उसी प्राइस को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, जैसे कि $1 इज इक्वल टू ₹84 अगर मैं कहूं, तो इसका मतलब ये $1 का एक्सचेंज रेट है। अगर आपको एक्सचेंज करना है, अगर आपको खरीदना है, यू वांट टू बाय डॉलर, तो एक्सचेंज में आपको क्या देना पड़ेगा? एक्सचेंज में बदले में आपको देना पड़ेगा ₹84। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा पढ़िएगा। फिर ये जो एक्सचेंज रेट है ये डिसाइड कैसे होता है और कौन करता है, उसकी बातें करते हैं। तो नीचे डिटेल में लिखा है, मैं आपको इस चार्ट से समझाता हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। दो तरीके होते हैं, नंबर वन इज फिक्स्ड एंड नंबर टू इज फ्लोटिंग। देयर आर टू वेज ऑफ डिसाइडिंग द एक्सचेंज रेट। ये जो हमने बोला $1 इज इक्वल टू ₹84, ये कैसे आया? तो ये दो तरीकों से आ सकता है।
एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड माने क्या? फिक्स्ड माने फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट या जो सेंट्रल बैंक है। तो आइदर इट विल बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक। हर देश में सेंट्रल बैंक नहीं होता है, जैसे फ्रांस में कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, वहां गवर्नमेंट करती है। हमारे देश में आरबीआई है तो आरबीआई। तो इफ इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट उसे हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। उसमें गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, और ये थोड़ा स्टेबल रहता है, जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होता है और लॉन्ग टाइम तक स्टेबिलिटी रहती है। फिर गवर्नमेंट उसको वापस से चेंज करती है, तो इट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। दिस इज वन वे। सेकेंड वे होता है फ्लोटिंग। अब फ्लोटिंग में भी दो होते हैं, एक होता है क्लीन फ्लोटिंग और एक होता है मैनेज्ड या फिर डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है, पहली बात करते हैं क्लीन फ्लोटिंग की। 2A का बात कर रहे हैं, क्लीन फ्लोटिंग। व्हाट इज क्लीन फ्लोटिंग? यहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये रेट्स जो है वो टोटली मार्केट के फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होगी। अगर डॉलर का डिमांड है तो डॉलर के रेट्स बढ़ेंगे, डॉलर की एक्सचेंज रेट और बढ़ेगी, डॉलर के प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर डॉलर की डिमांड नहीं है तो उसके एक्सचेंज रेट घटेंगे। तो इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस। पहला वाला जो था वो 100% गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, दूसरा वाला जो है वो 100% मार्केट पे छोड़ दिया गया है, गवर्नमेंट का नो इंटरफेरेंस। अब सेकंड में ही बी नंबर जो आता है वो आता है मैनेज्ड या फिर डर्टी फ्लोटिंग। इसमें क्या होता है? इसमें फ्लोटिंग है तो मार्केट पे ही छोड़ेंगे, बट बीच बीच में हो सकता है सरकार या सरकार के बदले आरबीआई को थोड़ा इंटरफेयर करना पड़ेगा मैनेज करने के लिए। अगर रेट्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत ज्यादा डिमांड सप्लाई में फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही है, तो इससे फॉरेन ट्रेड डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस टाइम सरकार या सरकार के बदले में आरबीआई थोड़ा सा मैनेज करने के लिए आएगी। तो इट इज नॉट क्लीन फ्लोटिंग एज सच, इसीलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो भी मैंने बात बताया आपको पूरा ये नोट्स में लिख करके दिया हुआ है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो भी मैंने बात बोली वो सब वहां लिखा हुआ था। 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है देखो। दो टर्म्स है, एक है डेप्रिसिएशन और एक है डीवैल्यूएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन दोनों में क्या होगा? डोमेस्टिक करेंसी यानी जो रुपी है, हमारा इंडियन रुपी है, डेप्रिसिएशन हो या डीवैल्यूएशन हो, दोनों में हमारी रुपी की वैल्यू कम हो जाती है। तो फिर फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क यह है कि डेप्रिसिएशन मार्केट के वजह से होता है, यानी वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, और डीवैल्यूएशन जो है वो गवर्नमेंट करती है, यानी ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। तो दोनों में द वैल्यू इज गोइंग टू गो डाउन, बट वन happens because of the market forces and second happens because of the steps taken by the government और हमारे देश में आरबीआई। ठीक है, तो हम लोग टर्म यूज करते हैं डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन। दूसरा जो हो जाएगा वो हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन, एंड यहां पे नंबर 4 रीवैल्यूएशन। सो एप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन दोनों में जो हमारी रुपी है, डोमेस्टिक करेंसी है, इसकी वैल्यू ऊपर जाने वाली है, दोनों में ऊपर जाने वाली। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एप्रिसिएशन होता है ड्यू टू मार्केट, ठीक है, इसमें हमारा रुपी स्ट्रांग होता है, और रीवैल्यूएशन होता है ड्यू टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के बिहाफ में सेंट्रल बैंक। तो ये लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट करेगी तो आप रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन बोलोगे, मार्केट में अपने आप हो रहा है तो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बोलोगे। आज के टाइम में हमारा जो रुपी है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में है। तो आज के टाइम में रुपी में जो भी फ्लक्चुएशंस आती है, रुपी कभी स्ट्रॉन्ग कभी वीक होता रहता है, तो वो मार्केट के बेसिस पे प्योरली होता है। तो हम लोग टर्म यूज हमें करना चाहिए एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन। ठीक है, पुराने जमाने में प्री 1991 पॉलिसीज के पहले सरकार फिक्स करती थी, तब हम लोग डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन टर्म यूज करते थे। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कि हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड होती ही क्यों है? व्हाई डू वी नीड फॉरेन करेंसी? व्हाट आर द रीजंस फॉर डिमांड? ठीक है, और सप्लाई में जस्ट उल्टा हो जाएगा, मोर और लेस जो डिमांड में है सप्लाई में जस्ट एग्जैक्ट उल्टा होगा। तो हमें क्यों डिमांड करना पड़ता है? इसमें आप 2 पॉइंट करके चलना, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज मिला करके 6 मार्क्स है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज मिला करके 6 मार्क्स है, तो ये सब टॉपिक से बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स का छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा।
तो आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब आएगी। तो डिमांड तब आएगी जब आप पेमेंट ऑफ लोन या इंटरेस्ट करोगे। सपोज हमने वो ले रखा है, लोन ले रखा है, तो अभी हम लोग वापस रीपेमेंट करेंगे या इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, तो जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डॉलर्स में होते हैं या किसी फॉरेन करेंसी में होते हैं, तो इसलिए हमें वो चाहिए होता है। दूसरा, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर इंडिया किसी कंट्री को हेल्प करना चाहता है, मान लो किसी कंट्री में टेरर अटैक्स हुए हैं या फिर नेचुरल कैलामिटी आई है, तो हम लोग ग्रांट्स देते हैं, उसे कहा जाता है ग्रांट्स, हेल्प होता है। तो वो हेल्प रुपीस में तो नहीं कर सकते ना, हमें डॉलर्स में करना पड़ता है वो चीज, ठीक है। या फिर टूरिज्म कैन बी वन रीजन, ठीक है। अगर आप विदेश घूमने जाते हैं तो रुपी वहां पे यूज नहीं होती, तो हमें डॉलर चाहिए होते हैं, तो या फॉरेन करेंसी चाहिए होते हैं, तो हमें इन सब कारण से डॉलर्स की या फिर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हो सकती है। सप्लाई में जस्ट उल्टी बातें लिखी हुई है, जस्ट रिवर्स है, ठीक है। लास्ट टॉपिक आप देखोगे आपके बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, हाउ डू वी डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट। ये जो $1 इज इक्वल टू सपोज ₹60 है, मान लो रुपीज, तो इसको कैसे पता करते हैं। तो कोई भी चीज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमने मार्केट मैकेनिज्म चैप्टर पढ़ा था ना, मार्केट मैकेनिज्म, तो उसमें कैसे डिसाइड होता है किसी भी चीज का, एक डिमांड कर्व बनता है, ये आपने डिमांड कर्व बना लिया, एक सप्लाई कर्व बनता है, ये आपने सप्लाई कर्व बना लिया, जहां दोनों इंटरसेक्ट किए उसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कह दिया। उसके नीचे आ जाता है क्वांटिटी, कितने डॉलर्स खरीदोगे, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट हो गया डॉलर, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट हो गया डॉलर, तो कितने क्वांटिटी खरीदोगे और किस रेट में खरीदोगे, तो इस तरीके से रेट डिसाइड होता है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या करनी है वो मैंने नीचे लिख के दिया है, ठीक है। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, अदरवाइज ये कुछ नया नहीं है। डॉलर की बात हो रही है या एक्सचेंज रेट की बात हो रही है। नॉर्मली हम लोग जो मार्केट मैकेनिज्म चैप्टर करते थे तो हम लोग प्राइस वर्ड यूज करते थे, तो यहाँ पे प्राइस वर्ड ना यूज करके हम लोग रेट वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट वर्ड यूज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट इज सेम, only the terms are different, instead of price we are saying rate। कॉन्सेप्ट वही है, डिमांड सप्लाई जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा, वही वाला जो इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा उसे हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम रेट कह रहे हैं, एक्सचेंज रेट कह रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन कैसे करना है वो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जिनके पास बुक है तो उनके बुक में लिखा ही हुआ है, ठीक है, और जिनके पास बुक नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सो ये कर लो एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर।